इमेजिन कीजिए कि किसी ने अपने परिवार की जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी है। हाँ, मतलब जो लोग विदेश पढ़ने जाते हैं उनका तो सब कुछ दांव पे लगा होता है। बिल्कुल। 11,000 किलोमीटर का सफर तय करके कोई कनाडा की जमा देने वाली सर्दी में खुद को ढाल रहा है। और सब कुछ एकदम कायदे कानून से किया गया है। राइट। हाँ। मतलब फीस भर दी गई है, पुलिस क्लियरेंस लिया जा चुका है और पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही है। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब बदल जाता है। हाँ, अचानक एक सुबह उठकर पता चलता है कि उसका जो वीजा है या परमिट है, हाँ। वो अब वैलिड ही नहीं है। और वो भी इसलिए नहीं कि उस व्यक्ति ने कोई नियम तोड़ा है या कोई क्राइम किया है। सही कहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने रातों रात अपना मन बदल लिया और नियमों को ही पलट कर रख दिया। ये सुनने में किसी डरावने सपने जैसा लगता है, लेकिन अब ये एक हकीकत है। बिल्कुल हकीकत है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि 26 मार्च 2026 को जब कनाडा के नए इमिग्रेशन कानून को, जिसे बिल C-12 या बिल C-12 कहा जा रहा है, उसे रॉयल असेंट मिला ना। हाँ, शाही मंजूरी। राइट। तो ये डरावना सपना एक बहुत ही वास्तविक कानूनी संभावना बन गया। रॉयल असेंट मिलने का मतलब है कि अब ये कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है। बिल्कुल, अब ये एक ठोस लागू किया जाने वाला कानून बन चुका है। आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो सरकार का कहना है कि इस कानून का मेन पर्पस शरणार्थी नियमों को व्यवस्थित करना है और जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसे सख्त बनाना है। लेकिन अगर आप इसके पन्नों के बीच छिपे प्रावधानों को ध्यान से पढ़ें तो असली कहानी कुछ और ही है। हाँ, और इसी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और विदेशी श्रमिकों में, विशेष रूप से जो बहुत बड़ा भारतीय समुदाय है वहाँ, एक जबरदस्त घबराहट पैदा हो गई है। बहुत ज्यादा पैनिक है इस वक्त वहाँ। तो आज के हमारे इस गहरे अध्ययन का मकसद यही है। हम इस विषय की तह तक जाएंगे। हमारा लक्ष्य बिल C-12 के उन जटिल प्रावधानों को डिकोड करना है और इसके पीछे की कानूनी चिंताओं को निष्पक्ष रूप से समझना है। बिल्कुल बिना किसी का पक्ष लिए। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी खेल के बीच में अंपायर को कभी भी किसी भी कारण से नियम बदलने की पूरी छूट दे दी गई हो। ये अंपायर वाला उदाहरण बहुत सटीक है। देखिए, इस मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। किसी भी देश के लिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना एक बहुत ही बेसिक सरकारी काम है। हाँ, हर देश करता है। सरकार को ये तय करने का पूरा अधिकार है कि देश में कौन आ सकता है और कौन नहीं। विवाद इस बात पर नहीं है। तो फिर इतना हंगामा क्यों है? हंगामा इस कानून की भाषा को लेकर है। इस कानून की जो ड्राफ्टिंग है वो इतनी व्यापक है कि ये अधिकारियों को बिल्कुल अप्रत्याशित शक्तियां सौंप देती है। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इमिग्रेशन में लोग एक पारदर्शी सिस्टम की उम्मीद करते हैं ना, जहाँ नियम स्पष्ट हों, पर ये नया कानून अनिश्चितता को ही नया नियम बना रहा है। तो चलिए इसी अनिश्चितता के केंद्र में चलते हैं। जब हम इन कानूनी दस्तावेजों को देखते हैं तो एक शब्द बहुत बार सामने आता है, जनहित या पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, ये सबसे विवादास्पद शब्द है इस पूरे बिल का। और इसी जनहित के नाम पर अधिकारियों को व्यापक और डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी गई हैं। जैसे इसमें एक बहुत ही कड़ा प्रावधान है सामूहिक रद्दीकरण का। मास कैंसिलेशंस, राइट? हाँ, मतलब अधिकारी एक झटके में बहुत सारे वीजा रद्द कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं या अपनी मर्जी से उनमें बदलाव कर सकते हैं। और दूसरा खतरनाक प्रावधान है प्रोसेसिंग पर रोक लगा देना। बिल्कुल। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा या फ्रॉड रोकना तो समझ में आता है, लेकिन जब कानून में जनहित जैसे भारी भरकम शब्द को साफ तौर पर डिफाइन ही नहीं किया गया है तो क्या ये सरकार के लिए खाली चेक नहीं है? पूरी तरह से एक ब्लैंक चेक है ये। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आपने किसी बिल्डिंग के मैनेजर को एक मास्टर की दे दी जो सिर्फ फायर ब्रिगेड के लिए बनी थी, आपात स्थिति के लिए। और अब वो मैनेजर उस चाबी का इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। राइट। वो कभी भी किसी के अपार्टमेंट में घुसकर फर्नीचर बदल सकता है, वो भी तब जब लोग अंदर सो रहे हों। ये मास्टर की वाली उपमा इस पूरे सिस्टम को बहुत अच्छी से समझाती है। देखिए, इमिग्रेशन में डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि अधिकारी को हर फाइल के लिए कोई तय चेकलिस्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो अपने विवेक से काम ले सकता है। बिल्कुल। और जब हम सामूहिक रद्दीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइलें धीरे धीरे चेक होंगी। इसका मतलब है कि सिस्टम में डिजिटल दरवाजे पूरी तरह से बंद किए जा सकते हैं। बाप रे। तो जो फाइलें पहले से लाइन में हैं, उनका क्या होगा? वो बस वही अटक जाती हैं। कोई सुनवाई नहीं होती, कोई अपडेट नहीं मिलता। और जैसा कि आलोचक भी कह रहे हैं, जनहित को खतरनाक रूप से अस्पष्ट छोड़ दिया गया है। हाँ, कोई परिभाषा ही नहीं है। राइट। आज जनहित का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा है,
लेकिन कल को अगर देश में हाउसिंग क्राइसिस आ गया या कोई राजनीतिक दबाव आ गया तो उसी जनहित के नाम पर हजारों छात्रों को बाहर निकाला जा सकता है। एकदम सही। और स्पष्ट परिभाषा न होने का मतलब है कि सरकार को कोर्ट में कोई ठोस कानूनी तर्क भी नहीं देना पड़ेगा। और जहां ठोस कारण बताने की जरूरत ना हो वहां मनमानी की गुंजाइश तो बन ही जाती है। बिल्कुल, और यहीं से कानूनी और नैतिक चिंताएं शुरू होती हैं। हाँ, इसी पर लीगल एक्सपर्ट्स ने कुछ बहुत बड़े रेड फ्लैग्स उठाए हैं। मैंने पढ़ा कि इसमें सबसे खतरनाक चीज है रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन। नियमों का पिछली तारीख से लागू होना, ये बहुत डरावना है। मतलब ये तो मेरी समझ के ही बाहर है यार। कोई व्यक्ति पहले से कनाडा में मौजूद है, उसके पास वैध परमिट है, और आप कह रहे हैं कि ये नया कानून उस पर भी लागू होगा? हाँ, जिनकी फाइलें महीनों से प्रोसेस में हैं, उन पर भी। ये कैसे हो सकता? मतलब अगर मैंने सोमवार को अप्लाई किया है तो मेरी फाइल पर सोमवार के ही नियम लगने चाहिए ना? ये तो समय के पहिए को पीछे डुबाने वाली बात हुई। बिल्कुल, कानूनी नजरिए से देखा जाए तो रेट्रोएक्टिव कानून हमेशा से बहुत विवादास्पद रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस के मूल सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं। मतलब आप किसी को उस नियम के लिए सजा नहीं दे सकते जो उस वक्त था ही नहीं। एकदम सही। इसी को लेकर कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन, जिसे सीला कहते हैं, उन्होंने बहुत कड़ी चेतावनी जारी की है। हाँ, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा था। वो पारदर्शिता की कमी पर बहुत जोर दे रहे हैं। राइट। सीला का साफ कहना है कि इस रेट्रोएक्टिव शक्ति का मतलब है कि सरकार बिना कोई कारण बताए मौजूदा परमिट रद्द कर सकती है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मान लीजिए किसी ने फीस भर दी है, अपना घर बसा लिया है, और अचानक बिना उसकी गलती के उसे सजा मिल रही है। हाँ, ये सिर्फ डेटाबेस में स्टेटस बदलने की बात नहीं है, इसमें लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं। इसे ही हम कोलैटरल डैमेज कहते हैं, जिसका डर सबको सता रहा है। जो छात्र पूरे नियमों का पालन कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, वो भी इस अस्पष्ट जनहित की चपेट में आ सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप कनाडा के कानूनी इतिहास को देखें तो वहां की अदालतें, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, ऐसे रेट्रोएक्टिव कानूनों को बहुत कड़ी नजर से देखती हैं। अच्छा, तो मतलब इसके खिलाफ कोर्ट में केस हो सकते हैं? 100% होंगे। अगर आप अचानक बिना पारदर्शी प्रक्रिया के 50,000 लोगों के परमिट रद्द कर देंगे तो आप 50,000 संभावित मुकदमों को जन्म दे रहे हैं। हाँ, कोर्ट तो सरकार से हर रद्दीकरण का कारण मांगेगा। बिल्कुल। इसे प्रक्रियात्मक निष्पक्षता या प्रोसीजरल फेयरनेस का उल्लंघन माना जा सकता है। सरकार के लिए इसे लागू करना एक बहुत बड़ा कानूनी भंवर बन सकता है। अब अगर हम इस पूरी तस्वीर को थोड़ा आंकड़ों के लेंस से देखें तो पता चलता है कि इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होगा। हाँ, आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं। मैंने 2024 के आंकड़े देखे और वो सच में चौंकाने वाले हैं। कनाडा के लिए इंटरनेशनल छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत हमारा भारत है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा छात्र वहीं से जाते हैं। डेटा के अनुसार कनाडा में 5 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र मौजूद थे। ओह, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है यार। ये कनाडा के कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का लगभग 40% है। 40%? बाप रे। अब जब हम इतने बड़े समूह की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक इमिग्रेशन का मुद्दा तो रह ही नहीं जाता। नहीं, ये पूरी इकोनॉमी और टैलेंट एक्विजिशन का मामला बन जाता है। इस पर इमिग्रेशन वकील ज़ैनब ज़ियाई मोयत का एक बहुत ही दिलचस्प बयान है। क्या कहा उन्होंने? उनका तर्क है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद के रास्ते, जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन पाथवे या PGWP कहा जाता है, अगर वो अस्थिर हो जाते हैं तो जो शीर्ष छात्र हैं, जो टॉप टैलेंट है, वो कनाडा चुनना बंद कर सकते हैं। ये बात तो बहुत लॉजिकल है। कोई भी बेहतरीन दिमाग वहां क्यों जाना चाहेगा जहां उसके भविष्य की कोई गारंटी ही ना हो? बिल्कुल। मतलब ये तो एक तरह से रिवर्स ब्रेन ड्रेन वाली स्थिति हो गई ना। अगर स्थिरता नहीं मिलेगी तो बेहतरीन प्रतिभाएं कहीं और चली जाएंगी। क्या है कनाडा के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? एकदम सही एनालॉजी है ये। ज़ैनब ज़ियाई का बयान इसी नस को पकड़ता है। देखिए, जब कोई टॉप स्टूडेंट किसी देश को चुनता है तो वो सिर्फ एक डिग्री नहीं खरीद रहा होता। हाँ। वो अपने पूरे फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रहा होता। राइट। वो एक रोड मैप बनाता है। पहले पढ़ाई, फिर वर्क परमिट और अंत में परमानेंट रेजिडेंसी यानी PR की संभावना। और इस पूरे सफर में सबसे अहम चीज है स्टेबिलिटी। बिल्कुल। जब बिल C-12 जैसी अनिश्चितता आती है, जहां रेट्रोएक्टिव तरीके से कभी भी खेल के नियम बदले जा सकते हैं, तो वो रोड मैप एक भूल भुलैया बन जाता है। और टैलेंट तो वहीं जाएगा ना जहां उसे सुरक्षा दिखेगी। या की तरफ मुड़ सकता है। हाँ, और इससे कनाडा का अपना ही इनोवेशन और इकोनॉमी का इंजन धीमा पड़ जाएगा। और यही पर मुझे इस पूरे कानून का सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि वो ये सब जनहित और देश की सुरक्षा के लिए कर रही है, राइट।
लेकिन दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि कनाडा के जो विश्वविद्यालय हैं वो अपनी वित्तीय स्थिरता के लिए इंटरनेशनल छात्रों पर कितनी गहराई से निर्भर हैं। बहुत ज्यादा निर्भर है। हाँ, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ के घरेलू छात्रों की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा ट्यूशन फीस देते हैं। इसी को अर्थशास्त्र में क्रॉस सब्सिडाइजेशन कहते हैं। राइट। तो अगर सरकार अपनी इन नई शक्तियों का इस्तेमाल करके स्टडी परमिट का मास सस्पेंशन कर देती है तो क्या उन विश्वविद्यालयों की अर्थव्यवस्था नहीं चरमरा जाएगी? बिल्कुल, वो करोड़ों डॉलर का राजस्व खो देंगे। तो मेरा सवाल यह है कि अगर देश की उच्च शिक्षा प्रणाली आर्थिक रूप से डूबने लगे तो क्या वो नुकसान उस जनहित के खिलाफ नहीं है जिसकी सरकार दुहाई दे रही है? ये आपने बहुत ही गहरी बात कही है। जैसा मैंने कहा, कनाडा की उच्च शिक्षा प्रणाली इसी क्रॉस सब्सिडाइजेशन मॉडल पर चलती है। विदेशी छात्रों की भारी फीस से ही वहाँ का बुनियादी ढांचा सुधरता है। हाँ, उसी से रिसर्च फंड होती है और कनाडाई छात्रों की फीस कम रखी जाती है। बिल्कुल। इसलिए जब इमिग्रेशन विभाग जनहित के नाम पर वीजा रद्द करने का एक तरफा फैसला लेता है तो वो अनजाने में अपने ही शिक्षा विभाग के पैरों तले से जमीन खींच रहा होता है। मतलब एक विभाग की नीतियां दूसरे के लिए अस्तित्व का संकट बन रही है। सही कहा। सीमा सुरक्षा करना एक बात है, लेकिन जब वो नियंत्रण आपकी अपनी ही अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ को गिराने लगे तो जनहित की जो परिभाषा है वो बहुत धुंधली हो जाती है। और ये झटके सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस तक ही सीमित नहीं रहेंगे ना। अगर हम इसके रिपल इफेक्ट्स की बात करें तो कूटनीतिक संबंधों पर भी तो इसका सीधा असर पड़ेगा। बहुत बड़ा असर पड़ेगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर। मतलब कनाडा और भारत के बीच पहले से ही रिश्ते काफी जटिल और संवेदनशील चल रहे हैं। हाँ, पिछले कुछ समय से तनाव तो है ही। तो ऐसे में जब एक देश के 5 लाख नागरिक दूसरे देश में हों और उनके भविष्य पर अचानक खतरा मंडराने लगे तो ये सिर्फ कनाडा का घरेलू मुद्दा कैसे रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। इतने बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन केवल देश के अंदर का मामला होता ही नहीं है, ये सीधे तौर पर विदेश नीति का हिस्सा बन जाता है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर तो हलचल मचेगी। जब कोई होस्ट कंट्री ऐसे कानून लाती है जिससे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय में सामूहिक अनिश्चितता फैल जाए तो दोनों सरकारों के बीच की बातचीत प्रभावित होती ही है। मतलब व्यापार समझौते या इंटरनेशनल मंचों पर जो सहयोग है वो सब इससे इम्पैक्ट होगा। राइट। और मूल देश की सरकार पर भी तो अपने नागरिकों की रक्षा करने का राजनीतिक दबाव होता है ना। इसलिए हम बिल C-12 को सिर्फ एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, इसके भू राजनीतिक परिणाम भी होंगे। आज हमने जिन भी स्रोतों, कानूनी विश्लेषणों और आंकड़ों पर चर्चा की है, अगर हम उन सबको समेटें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। 26 मार्च 2026 को पास हुआ ये बिल C-12 सिर्फ एक रूटीन बॉर्डर सिक्योरिटी कानून नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और विवादास्पद चीज है। जनहित की आड़ में जो व्यापक शक्तियां दी गई हैं, जो रेट्रोएक्टिव नियम हैं और बिना कारण वीजा रद्द करने का जो अधिकार है, उसने सच में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। और हमने देखा कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन 5 लाख भारतीय छात्रों और कनाडा के खुद के विश्वविद्यालयों पर पड़ने वाला है। राइट। मतलब हम समझते हैं कि सरकार को सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों और कानूनी विशेषज्ञों की जो चिंताएं हैं वो भी पूरी तरह से जायज हैं। बिल्कुल, दोनों पक्षों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और ये पूरा मामला इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे किसी एक देश का घरेलू कानून और उसमें मौजूद कुछ अस्पष्ट शब्द पूरी ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम और अर्थव्यवस्था में भूचाल ला सकते हैं। हाँ, ये पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी बन गया है। तो जाते जाते जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूं जो हमारी आज की चर्चा से ही निकलता है। ओह, क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि अगर बिल C-12 जैसी अनिश्चितताओं के कारण जो टॉप टैलेंट है वो कनाडा से मुंह मोड़ लेता है तो क्या ये कानून अनजाने में ही दूसरे देशों के लिए एक सुनहरा मौका नहीं बन जाएगा? अच्छा, मतलब क्या बाकी देश इसका फायदा उठाएंगे? बिल्कुल। क्या अमेरिका, ब्रिटेन या एशिया के जो उभरते एजुकेशन हब हैं वो दुनिया के बेहतरीन टैलेंट को अपनी ओर खींच लेंगे? क्या सुरक्षा के नाम पर उठाया गया एक कदम भविष्य में इंटरनेशनल एजुकेशन का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है और हम सबको इस पर नजर रखनी होगी। तो आज के इस गहरे अध्ययन में बस इतना ही।